सर्वप्रथम प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5,000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। आपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में
उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा, इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी 2026 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घट करके 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015 से 20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़ करके 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से यह वृद्धि में प्रदेश में 17वें स्थान पर आ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़ करके 1.093% हो गया था 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़ गया है। अब ये 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। इस वृद्धि को वर्ष 2026-27 बजट के संदर्भ में देखने से स्थिति और भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2005-6 में 13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 1,201 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के जो 40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 3,548 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026-27 के आंकड़े जब मैं रखूंगा तो आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े डबल इंजन सरकार की अवधारणा के सबसे सशक्त परिचायक हैं। गत 10 दिसंबर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल 2,716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें 44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा 2,672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्राथमिक कणिका तत्व PM 2.5 में 122 किलो टन की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम
प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, अक्टूबर 2026 तक हमें वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5,715 करोड़ तथा हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 106 नहरें, 620 खालें, 2 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या का समाधान, 62 नए जल निकायों का निर्माण, 23,700 एकड़ भूमि पर नहरों से सूक्ष्म सिंचाई तथा जींद, कैथल और गुरुग्राम में स्थित 4 प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित जल का पुनः उपयोग कर लगभग 2,500 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1,837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट एनएक्स नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है। उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के 25,950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरुआती वार्षिक ब्याज दर 11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बॉन्ड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह हर्ष की बात है कि अब 25,950 करोड़ के ऋण में से केवल 1,730 करोड़ का ऋण वापस करना बाकी है, जिसे हम वर्ष 2026-27 में ही वापस कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष से लगातार आपको इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा। वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 35,457 करोड़ है, जो कि वर्ष 2026-27 के बजट में 40,148 करोड़ अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित कुछ बिंदु मेरा मानना है कि आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब मैं चालू बजट के प्रबंधन पर 7 बातें कहना चाहता हूं। कोई सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, इसका सबसे उत्तम मानक राजकोषीय घाटा होता है। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक के 10 वित्त वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा 286 करोड़ से बढ़कर के
12,586 करोड़ हो गया था, अर्थात इसमें लगभग 44 गुना वृद्धि हुई थी। परंतु वित्त वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की 10 वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा केवल 2.75 गुना ही बढ़ा था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में यह घट करके 2.83% रह गया था। पिछले बजट में मैंने इसे और कम करते हुए 2.67% रखने का लक्ष्य रखा था। हर्ष की बात है कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.66% रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है। वे बोलते रहे, माननीय अध्यक्ष जी, वे बोलते रहे, मंसूबे हवाओं की तरह हमने जमीन पे उतरकर आसमां बदल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय 1,105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय 15,642 करोड़ रह गया, जो कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 21,207 करोड़ अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026-27 के मेरे प्रस्तावों में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यदि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित हैं, तो यह वर्ष 2014-15 में 4,636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर के 27,650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1% बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026-27 में यह 35,216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है। वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय 61,903 करोड़ अर्थात 84.45% हुआ था। वर्ष 2025-26 के लिए मैंने कुल बजट 2,05,017 करोड़ का रखा था। 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,02,000 करोड़ व्यय अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल बजट का लगभग 98% है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा उस समय के कुल बजट का 1.66% था, जो वर्ष 2014-15 के में 8 गुना बढ़कर के 13.4% हो गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 के मुकाबले घट करके 8.98% अनुमानित है।
वर्ष 2026-27 के लिए मेरे प्रस्ताव में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक प्रभावी राजस्व घाटा होता है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024-25 में घट करके 1.16% रह गया। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर के 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में इसमें और कमी लाते हुए मात्र 0.41% तक लाने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर नकेल कसने की बात कही थी। वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वो 22 थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 18 हो गई और वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे उपक्रमों की घाटे की राशि 2,889 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 1,012 करोड़ रह गई है। अर्थात सरकारी उपक्रमों के घाटे में लगातार लगभग 3 गुना की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में 20 उपक्रमों को कुल 450 करोड़ 16 लाख का लाभ हुआ था। वर्ष 2024-25 में लाभ में चल रहे उपक्रमों की संख्या वर्ष 2014-15 के मुकाबले बढ़कर के 24 हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनका कुल लाभ 1,205 करोड़ 14 लाख हो गया है, अर्थात इनका कुल लाभ भी लगभग 3 गुना हो गया है। वर्ष 2004-05 में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 10.37% की कमी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024-25 में यह कमी केवल 5.04% रही। वर्ष 2025-26 में यह अब और कम होकर के केवल 1.07% रह गई है। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की थी, माननीय अध्यक्ष जी, कि इस बजट सत्र में संवाद और सहमति के माध्यम से यह सदन हरियाणा के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेगा। ये माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। इस दृष्टि से मैं विभागवार बजट प्रस्ताव करने से पहले 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक, हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,990 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5,084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुंचेगी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पूरे देश की किशोरियों को निःशुल्क
HPV वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया था। वर्ष 2026-27 में हमारी जिन बेटियों की आयु 14 वर्ष हो गई है परंतु 15 वर्ष नहीं हुई है, ऐसी 3 लाख बेटियों को HPV वैक्सीन से टीकाकरण का मेरा प्रस्ताव है। हर नारी स्वस्थ नारी के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 अक्टूबर 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में 57 पहल शुरू की गई हैं। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में हैं। सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियां अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण सहकार समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष लगभग 1000 करोड़ के